अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में मैं दीपक सर आज आपके बीच में सीटीपी क्लास लेकर आए हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाएं इस क्लास से, फिर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोस्की की दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। जो लेव वाइगोस्की महोदय थे उनके दृष्टिकोण से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, दोनों का संबंध निश्चल है। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। निम्नलिखित में से प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन है। दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, ये बात सही नहीं है। दोनों का संबंध निश्चल, निश्चल भी ये ऑप्शन कट गया, निगेटिव है। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, विकास अग्रसर सीखने के अग्रिम होता है। तो ऑप्शन इसका क्या है, आंसर इसका क्या है, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। ये वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन है। अगला प्रश्न, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में से किस भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। विकासात्मक सिद्धांत मानता है कि विकास की प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आनुवंशिकता, वातावरण एवं अनुभव, विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय बुद्धि, प्रतीकात्मक बुद्धि। इसका कारण है वातावरण और अनुभव। अगला प्रश्न, विकासात्मक प्रक्रिया में असंतत्व के क्या मायने हैं। विकासात्मक प्रक्रिया में असंतत्व के क्या मायने हैं। तो विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद हैं। विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट है। विकास की जो प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप है। विकासात्मक प्रक्रिया में अशांत के क्या मायने हैं, अशांतत्व के क्या मायने हैं। तो विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना ये गलत है। विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट ये यहाँ से गलत हो गया, नेगेटिव है। विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद, नकारात्मक यहाँ से गलत हो गया। ऑप्शन बचता है ए फॉर आगरा। विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो विकास को समझने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है। जो पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली है वो किस पर आधारित है। बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, बच्चे के पक्ष को न सुनना, बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय देना।
पालन पोषण की प्राधिकारी शैली क्या है? इस पर आपको चर्चा करनी है कि पालन पोषण जो होता है बालक का, वो प्राधिकारिक शैली किस प्रकार होनी चाहिए जिससे बालक का विकास हो सके, बालक को समझ में आए। तो बालक पोषण की प्राधिकारी किस पर आधारित है? बच्चों की खुद पर निर्णय लेना। खुद पर निर्णय नहीं लेना है बच्चों को, बच्चे के पक्ष को न सुनना, ये यहाँ से गलत हो गया, ना सुनना यहाँ से गलत हो गया। इसके बाद बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना। अविवेकपूर्ण मांग नहीं करना है, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना चाहिए। डी इसका, डी फॉर दिल्ली। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? अनुभव एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य, समावेशन एवं समायोजन, परिपक्वता एवं अनुभव, सामाजिक संप्रेक्षण एवं परिपक्वता। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है, ये बताना है। जो जीन पियाजे महोदय स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकार घटित किस प्रकार होते हैं? अनुभव एवं सामाजिक के द्वारा नहीं होती, समावेशन एवं समायोजन, परिपक्वता एवं अनुभव इसके द्वारा भी नहीं होती, सामाजिक संप्रेक्षण के द्वारा भी नहीं होती। विकास होता है समावेशन एवं समायोजन से। बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा का ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? एक 5 साल की बच्ची है, उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया। उसके बाद एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। इसका कारण है कि संख्या का संरक्षण कर रही हो, क्रमबद्ध नहीं, संक्रमण अनुमति भी नहीं कर रही है, सांकेतिक भी नहीं कर रही है, उस संख्या का संरक्षण कर रही है। अगला प्रश्न, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? सांस्कृतिक औजार की, सांस्कृतिक ढंग प्रकार की, सांस्कृतिक सूचक की, सांस्कृतिक व्युत्पन्न की। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? तो सांस्कृतिक औजार की मध्यस्थता आवश्यक है। अगला प्रश्न, लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? सहयोगात्मक संवाद के द्वारा, अनुकरण के द्वारा,
प्रतिवर्ती सोच के द्वारा, प्रतिपादक अधिगम के द्वारा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को सहयोगात्मक संवाद के द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। अनुकरण के द्वारा तो स्किनर देते थे। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा सुझाई पश्चिम परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना, सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हों, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रतीत होने की चाह। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा सुझाई पश्चिम परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? ये करती है कि ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हों। सी फॉर चेन्नई। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? एक प्रगतिशील शिक्षिका है, स्कूल में एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? सहानुभूति, समानुभूति, नियंत्रण एवं प्रभाव का। समानुभूति, नियंत्रण एवं अनुशासन का। समानुभूति, वास्तविकता एवं प्रभाव का। समानुभूति, वास्तविकता एवं नियंत्रण का। तो कैसा अपनाना चाहिए? एम्पैथी, रियलनेस, केयर। समानुभूति, वास्तविकता और प्रभाव, इनका अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं? जो बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का इस्तेमाल करने के लिए क्या मुख्य सरोकार? प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित करना, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह किस प्रकार होना चाहिए? ये होने चाहिए प्राप्तांक की अस्थिरता भी होनी चाहिए, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह भी होना चाहिए, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना चाहिए, बच्चों को नामांकित करना चाहिए। बी फॉर बॉम्बे। अगला प्रश्न है, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है? हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है?
इसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा इस क्लास में कि टैग वर्ड किस प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव छांटते हैं। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है? सामाजिक स्थिति से भली भांति निपटने की क्षमता, दूसरों की भाषा के अर्थ व लय को समझने की क्षमता, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान, सौंदर्य एवं सौंदर्यबोध की सराहना। सामाजिक स्थितियों से भली भांति निपटने की क्षमता, दूसरों की भाषा के अर्थ व लय को समझने की क्षमता, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों को कमजोरियों का ज्ञान, ये नहीं, सौंदर्य एवं सौंदर्यबोध की सराहना। अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है कि स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान होना आवश्यक है। जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? जेंडर बुद्धिता, जेंडर स्थिरता, सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिकाओं को अपनेपन के लिए, जेंडर रूढ़िवादिताओं में लचीलेपन के लिए। जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? किसके लिए करना चाहिए? जेंडर बद्धता नहीं होना चाहिए, जेंडर स्थिरता भी नहीं होना चाहिए, सामाजिक तौर पर स्वीकृत हेतु जेंडर भूमिका को अपनेपन के लिए, ये भी नहीं होना चाहिए, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए, डी फॉर डेनमार्क। अगला प्रश्न है, सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए। तो मानकीय स्तर को पहचानना ये बिल्कुल ही गलत है। सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए ये होना था के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए, विशिष्ट उपलब्धि एवं प्रतिवेदिक कक्षाएं बनानी चाहिए, ये भी गलत है। कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण, ये भी गलत है। तो सीखने में विविधता रखने वाले जो विद्यार्थी हैं कक्षा में, उनके लिए शिक्षक को करना चाहिए कि सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजना चाहिए। कौन से? सृजनात्मक। बी फॉर बॉम्बे। अगला प्रश्न, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः कैसा होना चाहिए? निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः होना चाहिए शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है, विद्यार्थियों में परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है, अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः किस प्रकार किया जाना चाहिए? अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए भी नहीं होना चाहिए और विद्यार्थियों में परीक्षा देने के लिए भी नहीं होना चाहिए,
शिक्षकों को तार्किक आधार पर पत्र तैयार जो परीक्षा पत्र है उसके लिए ये भी नहीं होना चाहिए। निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग होना चाहिए। शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को ये सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाना चाहिए। बी फॉर बॉम्बे। अगला प्रश्न, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की सम्यक शिक्षा। स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करें। अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाना। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बहुसांस्कृतिक शिक्षा है उसका उद्देश्य अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाना। ये बिल्कुल भी गलत है। स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना, ये हो सकता है। आगे और चेक करते हैं। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों को सम्यक शिक्षा। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों को समानांतर शिक्षा। तो ये इसका क्या अच्छा है? इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, ए, बी और ए। आयोग ने ए और बी इसके लिए बोनस अंक दिया था। अगला प्रश्न, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? पूर्वाग्रहों का, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, अवरोही पाठ्यचर्या का, स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या का। पूर्वाग्रहों का, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, अवरोही पाठ्यचर्या का, स्थानीय संस्कृति और भाषा का। इनका पड़ता है कि पूर्वाग्रहों का भी पड़ता है और ज्ञान की स्थानीय संरचना की समझ का अभाव भी पड़ता है और अवरोही पाठ्यचर्या का भी पड़ता है। बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। अगला प्रश्न, सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? मूलभूत विचार से, अस्पष्टता को स्वीकार कर, अभिसारी सोच, सोच में लचीलापन। सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? तो अभिसारी सोच के द्वारा, कन्वर्जेंट थिंकिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि एक गति विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के
स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी? विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वयन करने का प्रावधान करना, समकक्षियों में समानुभूति की भावना का विकास करना, आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए? एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी? विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वित करने का प्रावधान करना, समकक्षियों में समानुभूति की भावना का विकास करना, इससे भी होता है, आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना, तो इससे नहीं होगा। नेगेटिव पूछा था तो नेगेटिव इसका आंसर है अक्षमता के प्रति सहानुभूति। सहानुभूति एक नेगेटिव होता है और समानुभूति एक पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न, एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाधक नहीं है? तो आप प्रश्न में क्या पूछा है कि सुसाधक नहीं है। जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट, पाठ्यचर्या में विवेकी समायोजन, की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाधक नहीं है? जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट देना, पाठ्यचर्या में विवेकी समायोजन करना, की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक, ये नहीं होना चाहिए। C4 चेन्नई। अगला प्रश्न, स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? एक स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? अनुशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके, सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है, घर पर की जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा, सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जिसमें बच्ची कमजोर है, सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है, अनुशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके। B4 बॉम्बे, सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का अहम विकास करके किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किससे एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है? निम्न में से किससे एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है? दी गई जानकारी को सही रूप में दोहराना, सही जानकारी लिखना, संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद रखना, सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना।
निम्न में से प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस से विकास एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है। स्पष्ट किसकी पुष्टि होती है, मतलब जो स्पष्टता किसके द्वारा पुष्ट की जाती है? दी गई जानकारी को सही रूप में दोहराना, सही जानकारी लिखना, संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद करना। इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना, इससे सबसे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता। D4 डेनमार्क। अगला प्रश्न, बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाएं? जो प्रभावशाली समस्या समाधान करता है उसको बनाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाएं? केवल पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने का कहकर, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके, जब अब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन यहाँ से गलत हो गया। केवल दृश्य श्रव्य यहाँ से गलत हो गया। किस प्रकार के मुहैया करवाएं कि स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके। B4 बॉम्बे। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उनका क्या करना चाहिए? उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है? पता नहीं लगाया जा सकता इन त्रुटियों से। उन्हें बिना प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार देना चाहिए, ये भी गलत है। उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। वह अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटाते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत कम कर देना चाहिए, कम करने की कोशिश करना चाहिए। तुरंत कम करने की कोशिश यहाँ से गलत हो गया। C4 चेन्नई कि उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, इसलिए इनको काबू में रखना चाहिए। बाधित करते हैं इसलिए नहीं, ये यहाँ से गलत हो गया। प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेगों से पृथक रखना चाहिए। पृथक रखना ये गलत हो गया। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करते हैं। संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी है, तो गड़बड़ी शब्द यहाँ से गलत हो गया। C4 चेन्नई जो बच्चे के संवेग हैं वो अधिगम में संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेत अधिगमकर्ता बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? जो बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित हैं उनको क्या करना चाहिए? हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देना, तो इनाम देना ये गलत है। दंड भी नहीं देना चाहिए उनको, ये भी गलत है। अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना या फिर शिक्षिका द्वारा बनाए कक्षा में खास उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर खास ध्यान देकर, ये भी गलत है। C और D में कंपटीशन है, आप लोग ज़्यादातर लोग D दे रहे हैं आंसर।
अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना C4 इसका क्या है? चेन्नई। अगला प्रश्न है, निपुणता अन्मुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं? निपुणता अन्मुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं? असफलता का न्यून भय, क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण, असफलता का न्यून भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण, असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण। निपुण अन्मुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं? उनमें होता है असफलता का न्यून भय, असफलता का न्यून भय और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में वादक है? जो प्रभावशाली समस्या है उसमें बाधक के रूप में देखी जाती है। सही स्कीमा को क्रियाशील करना, प्रक्रिया अनम्यता, सही समस्या को पहचानना, अन्वेषण रणनीतियों का समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना। तो उसमें देखा जाता है प्रतिक्रिया अनम्यता, ये बाधक के रूप में देखी जाती है। B4 बॉम्बे। कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक हैं? इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है व चिंता का स्तर बढ़ जाता है, जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करते हैं। इससे कक्षा में तार्क विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है, जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व करता है। इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में टलने के लिए तैयार किया जाता है। C4 चेन्नई, AB CD यानी C इसका आंसर है। तीनों ही नकारात्मक हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किस से सुसाध्य होती है? विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से, विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से होती है, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षिका से प्राप्त ज्ञान द्वारा होती है, संकलित आकलन के लिए की गई पाठचर्या की मांग से है, केवल विशेषज्ञों की राय दृष्टिकोण के आधार पर होती है। अर्थपूर्ण सीखना सुसाध्य होता है केवल विशेषज्ञों द्वारा, तो ये गलत है। संकलित पाठ आकलन के लिए की गई पाठचर्या की मांग के द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षिका से प्राप्त ज्ञान के द्वारा, या विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र के द्वारा। तो निजी दर्शन शास्त्र के द्वारा होती है। ये आगरा इसका सही जवाब है। तो CTET एग्ज़ाम को देखते हुए प्रतिदिन प्रैक्टिस जारी है। CDP, EVS, हिंदी, गणित, इन सभी पेडागोजी कराई जा रही है इस क्लास में।
तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। जितने भी बहनों भाइयों सभी लोग जुड़े थे, जितने भी विद्यार्थी हमारे जुड़े इस क्लास में देख रहे, उनको मैं समझता हूँ कि अच्छे से समझ आ गया हो। बार बार इस क्लास को आप लोग देखें जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय, बाय बाय।